Very good morning and welcome in the ST Sharma YouTube channel and मैं आपका हासिम दोस्त सोनू शर्मा आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। और अभी हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का कंप्लीट हिस्ट्री इन 8 लेक्चर। 8 लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर का पूरा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। जो आज तक का हमारा पीसी चल रहा है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आप सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद मैं किसी और टॉपिक पे भी आपको समझाना या पढ़ाना स्टार्ट करूं। एंड उसके बाद में हम चलो देखते हैं कि हमारा सबसे पहला कंप्यूटर कैसे बना था, कैसे बिल्डिंग हुआ था, कैसे बिल्डअप हुआ था वो, और उसके अंदर क्या क्या हमारे सिस्टम लगे थे या आए थे या कैसे। मीन्स हमको सबसे पहले हमको जो प्रेरणा है वो कंप्यूटर की मिली कहाँ से थी, वो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली। और अभी हम स्टार्ट कर देंगे हमारा लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड अभी सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन से हम कैसे हमारा आज का जो पीसी है जो काफ़ी कॉम्पैक्ट पोजीशन पे है वो कैसा कैसे आया है। और उससे जो पहले हमारे इन्वेंट हुए थे, 8 इन्वेंट हुए थे, 9 इन्वेंट हुए थे। इन्वेंट तो काफ़ी हुए थे, जो फेमस 8 से 9 इन्वेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे कंप्यूटर के बारे में हमको बताएंगे कि हमारा कंप्यूटर बिल्डअप कैसे हुआ था एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या रहता है, एक हम कैलकुलेटिंग की तरह सबसे पहले इसमें यूज़ किया जाता था। तो इसकी जो प्योर ऑफ डेफिनेशंस है वो हमारा इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर सेम रहेगा। इंग्लिश के अंदर आप थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे इसमें। अगर हम ऐसा बोले तो एक संगणक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, तो ऐसा ऐसा क्या रहेगा, जब हमारा इंग्लिश है कि ऐसा कॉमन भाषा में हम अब यूज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी वे से पढ़ सकते हैं ना। तो सबसे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट लेता है, उसके बाद में वो प्रोसेस करता है और उसके बाद में हमको क्या देता है, आउटपुट हमको देता है ना। और ये क्या रहता है, दो चीज़ से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना रहता है, जिसको आज हम वर्तमान में जो हमारा प्रेजेंट है टाइम के अंदर हम किस दो नाम से जानते हैं इनको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ओके, आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि बेसिकली होगा क्या एक्चुअली में। तो और अभी क्या रहेगा, सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, आपको नोट मैं बता दूं। और इसमें एक नोट की बात ये रहेगी कि जो हमारा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का बिल्ड हुआ था 1940 से 1956 के बीच, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन माना जाता है ना। तो उससे पहले भी हमारे कई इन्वेंट हुए थे जिससे हमको प्रेरणा मिली थी कि हमको ऐसा एक कंप्यूटर बिल्डअप करना चाहिए। और इसी दौरान एक जो फेमस कंपनी है आईबीएम, वो भी हमारी बनी थी, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बिफोर दैट, कि हमारा जो कंप्यूटर बना था उससे पहले हमने क्या क्या सहा है, कितना हमने करा है हम ह्यूमन बींग्स ने। हो सकता है इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी ना रही हो, पर हमारे पास आयुर्वेद था जो विज्ञान की तरफ हमको अग्रसर करता था, है ना। सबसे पहले इंडिया को इस खगोलिक स्थिति का पता चला था। सबसे पहले इंडिया को समझ में आया था कि एक्चुअली विश्व का भूगोल क्या है ना। तो इंडिया ऐसा कोई कम नहीं है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हो सकता है कंप्यूटर लाइन में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हो सकता है आज भी हो थोड़ा थोड़ा, बट इतना नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो इन्वेंट हुए थे वो हम देख लेते हैं, है ना। तो ये 8 इवेंट माने जाते हैं जो सबसे फेमस माने जाते हैं कंप्यूटर के फील्ड में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी देख के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भी वो ऐसा ही रहेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट तो सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास है, जो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर है वो एक्चुअली हमारा क्या रहेगा, 3 से 4 साल पुराना रहेगा हिस्ट्री, है ना। तो कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इन ईयर, लगा के हम चलें तो 3 to 4 thousand ईयर का हमारा क्या रहेगा, इसका कंप्यूटर का इतिहास रहता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता था, अबेकस कैलकुलेटर जो हमने बिल्डअप किया था वो हमारा ऐसा दिखाई देता था। एक जो पैरेलल के अंदर जैसे एक लकड़ी का फ्रेम होता है, आजकल इसके ऊपर क्या रहेगा, एक टूर्नामेंट भी होता है आज की दुनिया में इसका। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे नर्सरीज होते हैं जो हमारे आंगनबाड़ीज होते हैं, उसके अंदर ये स्पेशली बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है ना। तो इसमें क्या रहता है, एक जैसे लकड़ी के अंदर एक बिट्स लगाए रहते हैं, जैसे मन के लगाए रहते हैं बिट्स, इसका जो मैकेनिक जो प्रॉपर नेम है वो बिट्स रहेगा,
है ना। तो बिट्स के अंदर हम क्या है, एक जो एक लकड़ी के अंदर बिट्स डाले होते हैं जिससे हम क्या करना है, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं या सीखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो काउंटिंग को सीखना स्टार्ट करते हैं उसमें। तो सबसे पहले जो ये बना था एबेकस कैलकुलेटर बना था, इसका जो इतिहास माना जाता है वो चीन से माना जाता है। इसमें इसकी जो फाउंडर है, जो कंट्री इसका फाउंडर था, उसको चीन को माना जाता था, है ना। अभी इसको हम किसके लेवल पे ले रहे हैं, अभी हम इसको क्या ले रहे हैं, गिनती सिखाने के लिए बच्चों को काम में ले रहे हैं, है ना। तो उसके बाद में हमारा क्या हुआ था कि एबेकस आया, उसके बाद में 1617 के अंदर, जैसे ईसा मसीह के बाद हम का टाइम देखें, उसके अंदर ईसा मसीह के जन्म के बाद हमारा 1600 ईस्वी में, 1600-1700 ईस्वी में हमारा क्या रहा था, एक पास्कल का क्या रहा था, कैलकुलेटर रहा था। उसका भी एक काफ़ी एक अलग से ही थ्योरी है खुद का। ये सबसे दुनिया का विश्व का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसको हम क्या करते थे, इनपुट देते थे, वो हमको आउटपुट देता था मैकेनिकल वे से। तो ये सबसे पहला विश्व का क्या था, प्रथम कैलकुलेटर था जो बनाया गया था ब्लेज पास्कल द्वारा, है ना। जो क्या था, ब्लेज पास्कल कहाँ से था, बेसिकली फ्रांस से था। यह फ्रांस का एक क्या था, गणितज्ञ था। फ्रांस का क्या था, गणितज्ञ था। और इसने सबसे पहले ये मैकेनिकल कैलकुलेटर बिल्ड किया था। इसका जो फाउंडर माना जाएगा वो बेल्स पास्कल माना जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या था, पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल कैलकुलेटिंग या पास्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाएगा। इसमें क्या था, बेसिकली इसमें क्या था कि ये जो था, इसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम इससे हम क्या बोलते हैं, इसको एडिंग मशीन बोलते हैं, है ना। पास्कल कैलकुलेटिंग का क्या था, एक दूसरा नाम एडिंग मशीन था। ये बस ऐड मतलब एडिंग मशीन ही कर सकता था। इसके बाद में हमारे पास आया 1694 के अंदर लेबनीज लेबनीज हमारे पास एक कैलकुलेटर मशीन बना, स्टेप रोकनर के, है ना। स्टेप रोकनर के थ्रू, जो मतलब इसका नाम जो फेमस नाम है वो ये है। 1994 मतलब 1600 और 1700 की शताब्दी के खत्म, मतलब 1600 ईस्वी है जो, उसके अंतिम अंतिम चरणों में, जैसे 1694 के अंदर लेबनिज एक कैलकुलेटर का बिल्डअप हुआ हमारा, है ना। उसके बाद में ये सबसे पहला क्या था, जो ये था ऐसा था, लेबनिज ने सबसे पहले एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया था। और लेबनिज कहाँ का, एक जो इसका जो है कैलकुलेटर का फाउंडर है, लेबनिज जर्मन से था बेसिकली, है ना। और इसका जो पूरा नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टेप पैड की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेबनिज चक्र। लेबनिज चक्र हम इसको बोल सकते हैं। ये भी एक गणितज्ञ ही था। लेबनिज एक गणितज्ञ था जो कि जर्मन से बिलोंग करता था, और इसने जो पास्कल का था, पास्कल के कैलकुलेटर को थोड़ा सा अपडेट किया था, एडवांस इसका वर्जन माना जाएगा, है ना। लेबनिज कैलकुलेटर को एडवांस माना जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, पास्कल के रिस्पेक्ट में। और इसका दूसरा नाम जो पास्कल का था वो एडिंग मशीन या एडिंग कैलकुलेटर के नाम से था। उसके बाद में लेबनिज आया 1694 के अंदर, और उसने एक कैलकुलेटर बनाया लेबनिज चक्र के नाम से, जो जर्मन का साइंटिस्ट था। और ये जो कैलकुलेटर था, लेबनिज का कैलकुलेटर, जो था, ये घटा, गुणा, भाग, जोड़ और ऐसे और फंक्शंस ये अप्लाई कर सकता था, है ना। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, उसके बाद में हमारे पास आता है 1820 या 22 में आता है एक अर्थ, है ना, डिफरेंस इंजन हमारे पास एक बिल्ड हुआ था। जैसे ये एनालिटिकल और ये डिफरेंस इंजन है। इसके उससे पहले अर्थमेटर हम पढ़ लेते हैं। 1920 के अंदर ये बिल्डअप हुआ था, और ये हमको इसका एडवांस वर्जन था ये, है ना। वो एक आता है फिर डिफरेंस इंजन 1822 के अंदर, है ना, डिफरेंस इंजन बनाया था। और ये विश्व का सबसे पहला वो कंप्यूटर था जिसके अंदर एक प्रोग्राम किया गया था, प्रोग्रामिंग किया गया था। इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताने चलूँ तो इसके जो फाउंडर थे हमारे चार्ल्स बेबेज थे, है ना। चार्ल्स बेबेज थे, जो क्या माना जाता है, कंप्यूटर के पिता, जो कंप्यूटर के पिता माना जाता है। तो वो चार्ल्स बेबेज ने ये एक ऐसा इन्वेंट किया था कंप्यूटर लाइन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अंदर क्या था, अगर जब उन्होंने ये एनालिटिकल इंजन या जब डिफरेंस इंजन बनाना स्टार्ट किया था 2022 के अंदर, है ना, 1822 के अंदर, सॉरी फॉर 2022 निकल गया, अभी प्रेजेंट के अंदर वही चल रहा है ना। तो 1822 के अंदर इन्होंने एक कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था, जिसको इसने चार्ल्स बेबेज ने नाम दिया था क्या, डिफरेंस इंजन का नाम दिया था। और डिफरेंस इंजन में ये जो डिफरेंस इंजन था पूर्णतः सफल, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया था, सफल नहीं हो पाया था।
इसके बाद में उन्होंने हार न मानकर उन्होंने एक दूसरे कंप्यूटर का निर्माण किया, वो था एनालिटिकल इंजन, जो हमारा 1834 के अंदर बन के तैयार हुआ था। कुछ किताबों के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर ये 1833 भी है यहाँ पे। तो 34 हमने गूगल से देखा है कि गूगल से हो सकता है ये वेरीफाइड करवा ले, तो ये 1834 के अंदर या 33 के अंदर है, वो आप क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके, बेसिकली ये 1833 के अंदर भी हो सकता है और 34 के अंदर भी हो सकता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 33 और 34 आप ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो आपके पास 34 मिलेगा या आपके पास 33 मिलेगा, है ना, 33 मिलेगा या 34 मिलेगा। ओके, तो उसके बाद में जो हमारा था एनालिटिकल इंजन था, जो 1833 या 34 में बिल्डअप हुआ है, वो क्या था, हमारा डिफरेंस इंजन का सबसे एडवांस रूप था। एडवांस फॉर्म में इसको बनाया गया था, है ना। और इसके अंदर सबसे स्पेशल बात क्या थी, इसमें एक प्रोसेस यूनिट लगाई गई थी। जो एनालिटिकल इंजन था उसमें एक प्रोसेस यूनिट लगाई गई थी, और इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर क्या था, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का मतलब क्या था, ये वर्क कैसे करता था। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या था, जो हम इसको इनपुट देते थे ये इस पर रिएक्ट करता था, है ना। जो हम इनपुट देते उसके रिएक्ट करके वो हमको क्या करता था, उसके ऊपर काम करता था, वो इनपुट के ऊपर। ओके, तो इनपुट पर क्या करता था, ये प्रोसेसिंग करता था बेसिकली। और प्रोसेसिंग करवाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था, कोडिंग। तो और जो 40 बेबीज को था वो एक गणितज्ञ थे, न कि डेवलपर थे, है ना। तो उनको कोडिंग आता नहीं था, तो उन्होंने एक लेडीज की सहायता ली, है ना। चार्ल्स ने ना एक लेडीज की सहायता ली, जिसका नाम था अमांडा। ओके, अमांडा एक विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिसने एक कंप्यूटर या मैकेनिकल कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्रामिंग किया। उनको काफ़ी लेजेंडरी माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, है ना। वो सबसे फर्स्ट ऑफ मतलब विश्व में सबसे पहली महिला थी वो, जिन्होंने कोडिंग किया था। ओके, और इनके नाम को मतलब इनके इस एफर्ट्स को देखते हुए हमने एक लैंग्वेज को भी बिल्डअप किया था, अमांडा लैंग्वेज को भी बिल्ड हमने किया था, है ना। तो इनके ऊपर एक टैग मिला था, इसीलिए इसको एक टैग मिला था, है ना। सबसे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर आने वाली सबसे पहली महिला थी। अभी वर्तमान के अंदर बहुत सी लड़कियां हैं जो प्रोग्रामिंग कर रही हैं, काफ़ी अच्छा बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं। बट अमांडा एक जो पहली महिला थी जिसने क्या किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था, किसके लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए। और उसी की बेस पे इस इंजन की सक्सेस माना गया था। उनके बाद में चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया था, इसी के बाद में, है ना। चार्ल्स चार्ल्स ने कंप्यूटर शब्द बेसिकली लिया कहाँ से था, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू एंड एज स्टूडेंट के थ्रू। तो सबसे पहले चार्ल्स ने ना ये शब्द लिया था ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब इंग्लिश में बोला गया कंप्यूटर, और कंप्यूटर का मतलब रहा संगणक, मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, उसके बाद में उससे पहले मतलब अभी तो ये 1834 का वक्त चल रहा है ना, जो टाइम चल रहा है वो किसका चल रहा है, 1834 का चल रहा है। ओके, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ओके, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि एनालिटिकल पे हमारी बात हो रही थी। तो उसके बाद उससे पहले भी एक एक वैज्ञानिक थे हमारे, एक बुनकर थे, है ना, जिन्होंने क्या रहेगा, जैसे 1801 के अंदर जैकवार्ड लूमिनर ने 1801 के अंदर एक मशीन बनाई थी, है ना। और ये मशीन बेसिकली क्या थी, कपड़े के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बनाई थी। जो आगे वाले जब हम पंच कार्ड पढ़ते हैं, आज का जो पंच कार्ड पढ़ते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है पंच कार्ड का, वो इसी मशीन से लिया गया है। जो क्या करता था, हमारा कपड़े का पैटर्न कंट्रोल करता था बेसिकली, है ना। उसके बाद में हमारा क्या आता है, 1890 के अंदर आता है, ये हमारा जो है 1890 के अंदर आता है टेबुलेटिंग मशीन। ये सबसे वो फेमस मशीन है, सबसे फेमस मशीन ये रही है। और इनके जो फाउंडर हैं, इनको क्या माना जाता है, हरमन हॉर्लिक को माना जाता है, हरमन हॉर्लिक को माना जाता है 1890 के अंदर, है ना। ये मशीन क्या था, टेबुलेटिंग मशीन था, जो ये पंच कार्ड इसके अंदर लगाए गए थे बेसिकली। और इसको सबसे पहले यूएस के अंदर यूज़ किया गया था, किसकी कैलकुलेशन करने के लिए, एक जो जनगणना हम बोलते हैं जिसको,
जनगणना को यूज़ करने के लिए ये मशीन सबसे पहले यूएस के अंदर काम में लिया गया था और इन्होंने बिल्कुल सक्सेस से 3 साल के अंदर अपने पूरे यूएस की इन्होंने जनगणना कर ली थी, जबकि इसमें पहले टाइम कितना लगता था, 10 साल का। तो इन्होंने क्या किया, 7 साल को सेव कर लिया इस मशीन के थ्रू। ओके, तो फिर हरमन को एक ऐसा एक्साइटमेंट हुआ कि हम कुछ और इस फील्ड के अंदर नया कर सकते हैं। उसके कारण फिर उन्होंने एक कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की थी, है ना, जिसमें उन्होंने क्या बनाया था, पंच कार्ड बनाना स्टार्ट किया। क्या बनाना स्टार्ट किया, पंच कार्ड। ओके, और फिर उसी कंपनी को आज हम किस नाम से जानते हैं, आईबीएम। किस नाम, इस कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनी है उसका नाम क्या रहेगा, आईबीएम। इसके जो फाउंडर माना जाएगा हरमन हॉर्लिक को माना जाएगा। और इसका जो आईबीएम नाम रखा गया था बेसिकली कौन सी सन में रखा गया, 1924 के अंदर इसका नाम आईबीएम रख दिया गया था पूर्णतः, है ना, पूर्णतः इसका नाम रख दिया गया था। ओके, और क्या रहेगा, और जो हरमन हॉर्लिक को क्या माना जाएगा, फादर ऑफ पंच कार्ड माना जाएगा। यहाँ पे जो उनको टैग मिलेगा फादर ऑफ पंच कार्ड का, किसे मिलेगा, हरमन हॉर्लिक को मिलेगा। ओके, तो अभी मैं आईबीएम कंपनी यहाँ पे क्या हो गया, 1924 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, और ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट अभी तक का जो पर्सनल पीसी गैजेट्स बनाने का जो रिकॉर्ड आईबीएम ने बना दिया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने पर्सनल पीसीज बनाए हैं, है ना। और क्या रहेगा उसमें, आईबीएम का मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। आईबीएम जो कंपनी उस टाइम का जो इस्टेब्लिश हुआ था 1924 के अंदर, तो इसका जो जनरल नेम था आज भी वही है। आईबीएम का नाम क्या रखा गया था, जो इसके कंप्यूटर का जो काम था, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इसने एक काफ़ी बड़ा बनाया था इस सिस्टम को, जो 7 साल को सेव किया था इन्होंने, 7 ईयर्स को सेव किया था। 10 साल का काम इन्होंने 3 साल के अंदर करके दिखाया था इस मशीन ने। तो इसलिए इसको बोला गया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, तो आईबीएम का डेफिनेशन यही रहेगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद में क्या आता है, हमारा फर्स्ट जनरेशन आता है। उस फर्स्ट जनरेशन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। फर्स्ट जनरेशन से पहले भी हमारे कई पड़ाव हैं जो हमको लेने चाहिए। जो 1930 के अंदर एक डिवाइस फिर दोबारा से आया था, हमारा डिफरेंशियल एनालाइजर मशीन, है ना, डिफरेंशियल एनालाइजर मशीन, जिसका निर्माण किसने किया था, वेनवुर वुशु ने किया था। वेनवर वुशु ने उसका निर्माण किया था, है ना, सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो एनालॉन्ग, जो हमारा अभी का एनालॉन्ग कंप्यूटर जिस पे काम करता है, उस फ्रेमवर्क पे उसको, जो एनालॉन्ग कंप्यूटर जो अभी प्रेजेंट का एनालॉन्ग कंप्यूटर है उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है बेसिकली। उसके बाद में हमारे पास आता है फर्स्ट जनरेशन। 1939 या 40 से इसका पैटर्न रखा गया है। 1940 हम बेसिकली लेके चलें तो 1956 तक का हमारा फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। और इसके अंदर सबसे, इसका फर्स्ट जनरेशन का हमको आइडिया कहाँ से मिला था वो मैं आपको बताता हूँ। हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों और कुछ टीचर्स ने एक आइडिया बनाया, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। और उसके बाद में उन्होंने एक टाइप किया कंपनियों के साथ जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चल रही थी उस करंट टाइम के अंदर। जैसे 1940 के अंदर जो कंपनियां इस्टेब्लिश थी, काफ़ी जो मशहूर कंपनी लाइक आईबीएम और काफ़ी और भी कंपनियां थी, उनको एक ये प्रोजेक्ट दिखाया गया। उनको बोला गया कि आप इस फ्रेमवर्क पे काम करके बताएं हमको। और उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था, जो फर्स्ट जनरेशन के सबसे पहले बिल्ड हुआ था हमारा 1944 के अंदर, मार्क 1, है ना, कंप्यूटर एक था मार्क 1 नाम करके था, जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर माना गया था। वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक था। ओके, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने एक मिलके कॉन्सेप्ट बिल्ड किया और कंपनियों के साथ टाई अप किया। उन कंपनियों ने किसी भी कंपनी ने उनके साथ कोई भी कॉन्सेप्चुअल नहीं रखा, कोई भी कॉन्सेप्ट को आगे वर्क नहीं किया। बस एक कंपनी आई थी आगे, आईबीएम। उस टाइम की जब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी वो आईबीएम। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक कंप्यूटर को बिल्डअप किया, मार्क 1 को बिल्ड किया उन्होंने, है ना। 1944 में वो बन के तैयार हो चुका था। उस टाइम क्या रहा था, एक जो वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था 1939 के अंदर, है ना। तो उसके जो हमारा कंप्यूटर बन के तैयार हुआ था वो हमारा क्या रहेगा, 1944 के अंदर हमारा बन के तैयार रहेगा। और उसका क्या रहेगा, पूर्णतः वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन माना जाता है। इसी 1940 से लेके 1950
सिक्स तक हमारे कई कंप्यूटर बिल्ड हुए जो आईबीएम ने बिल्ड करवाया, और पहली बार किसी यूनिवर्सिटी और किसी कंपनी ने मिलकर साथ काम किया था इसके। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कुछ बता देता हूँ, जो हमारा मार्क वन से रिलेटेड था, या फिर जो भी हमारे कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन का बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। इसमें क्या था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, है ना। ये वैक्यूम ट्यूब के बेस के ऊपर काम करता था, जिसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमने क्या रखा, वैक्यूम ट्यूब के सर्किट्स को रखा गया था, जो मैग्नेटिक ड्रम फॉर द मेमोरीज, मेमोरीज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे बेसिकली उसके अंदर, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर दिखने में कैसा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ दिखने में था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। और जो इसके ऊपर देखिए आईबीएम लिखा हुआ है बकायदा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर क्या लिखा है, आप जूम करके देख लें स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको क्लियर कट लिखेगा आईबीएम। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स और स्टूडेंट ने मिलकर के बनाया था आईबीएम के साथ, और इनके पैरामीटर पे उन्होंने काम किया था। इन ट्यूब्स के अंदर बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमारा रहेगा ये रहता है, गिलास के अंदर एक एनोड और ग्रिड लगे रहते थे, एनोड के ऊपर एक ग्रिड था और उसके जो हीटअप चार्ज था कैथोड, है ना, और ये इसके बीच में था हीटर प्लग, हीटर था। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रहता है जो बेसिकली काम करता है। इसकी एडवांटेज क्या थी वो हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले इसकी एडवांटेज किसके अंदर आता है, वैक्यूम ट्यूब के बेस पे था। तो सबसे पहले एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इसमें करवाया गया था जो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है, जैसे हमारा क्या, आपको मैं थोड़ा थोड़ा याद दिलाऊं तो जैसे हमारा पुराने ज़माने के रेडियो हुआ करते थे उसके अंदर, या जो एम्पली जो जिसमें जैसे टेप रिकॉर्डर होते थे हमारे, जो जिसके अंदर कैसेट डलते थे, बेसिकली जो रील वाला कैसेट डलते थे वो मैग्नेटिक टेप के अंदर लिया जाता है। उनके ऊपर एक सॉल्यूशन भी लगाया जाता है, एक परत लगाई जाती है सल्फेट्स की और ऐसे कुछ एलिमेंट्स की, उसके ऊपर वो स्टोर होता था डाटा। ओके, तो उनको हमने सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज़ किया था। और इनकी डिसएडवांटेज थोड़ी सी ज़्यादा थी। बेसिकली कोई भी कंप्यूटर सबसे पहले मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है 1940 से 1956 के अंदर, तो उसके अंदर काफ़ी रहेगा कि आपको डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ बन के आती है हमारे पास तो वो कुछ खामियों के साथ आती है और कुछ एडवांटेज के साथ आती है ना। तो ये क्या था, बहुत बड़ा था साइज के अंदर, पोर्टेबल नहीं था। इसके लिए एयर कंडीशनिंग बिल्कुल रिक्वायर्ड थी, 1 मिनट के टाइम नहीं था कि आप एयर कंडीशनिंग, इसकी जो कूलिंग है वो आप बंद कर सकें। जो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी था एयर कूलिंग था। और क्या था, टू मच ये पावर को यूज़ करता था, कंज्यूम करता था पावर को बहुत ज़्यादा बड़े एक साइज़ पे, है ना। और क्या था, प्रोडक्शन इसका काफ़ी डिफिकल्ट था और कॉस्टली था, क्योंकि उस टाइम हमारे क्या था, सिलिकॉन जो एक हम उपधातु के रूप में लेते हैं जिससे हमारी चिप्स होगी, और ये फ़ोन के अंदर जो भी मटेरियल हमारा जो मदरबोर्ड बना रहता है वो हमारा आजकल सिलिकॉन बेस्ड भी रहता है ना। जो हमारा क्या रहेगा, कंडक्टेंस, जो उपधातु बोलते हैं जिसको, कनेक्टिविटी शो करता है एक पर्टिकुलर सर्टन एरिया के अंदर। जैसा 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा हमारा करंट हो जाता है तो वो कंडक्टिविटी करता है, और उससे अगर कम रहता है तो कम कंडक्टिविटी शो करता है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक बेसिक सा रूल हमारा चलता है ना। तो उसके बाद में हमारा क्या रहेगा, सिस्टम के नेम जो इस जनरेशन के अंदर बिल्ड हुआ था, कौन से जनरेशन बिल्ड हुए थे, फर्स्ट जनरेशन कौन सा माना जाएगा हमारा, फर्स्ट जनरेशन क्या था, 1940 से लेके 1956 तक जो हमारे कंप्यूटर बिल्ड हुए थे वो आपको मैं नेम बता देता हूँ। सबसे पहला कंप्यूटर हमारा ये बिल्ड हुआ था जिसका पूरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1946 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। और 1944 के अंदर एक मार्क वन इंट्रोड्यूस मार्केट के अंदर करवाया गया था, और उसको मेन मार्केट के अंदर बेचने के लिए भी निकाला गया था। ओके, उसके बाद में हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर आए, अलग अलग वेराइटीज़ आई, और आईबीएम ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, तो ये देखिए आईबीएम का इन्होंने स्पेशल फिर एक नाम दिया, आईबीएम 701 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, 1953 के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ऐसे ही हमारा यह था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका नाम रखा गया था। उसके जो पहला हमारा 1946 के बाद में इंट्रोड्यूस हमारा हुआ था, सीधा ये होता इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारा इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 46 से लेके 52 तक रहता है। उसके बाद में 51 के अंदर आईबीएम ने एक और लॉन्च किया, और फिर उन्होंने खुद का एक लॉन्च किया जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर बनाने का, वो हार्वर्ड और
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर्स और आईबीएम कंपनी का रहेगा इसका बिल्डअप में नेम सबसे ज़्यादा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, सेकंड जनरेशन को देखते हैं। सेकंड जनरेशन में एक अलग एक डिवाइस हमने निजात किया इसका, ट्रांजिस्टर जिसको हमने बोला। ट्रांजिस्टर में क्या था, इसके अंदर इनक्लोज सर्किट लगे रहते हैं सबसे पहले, और इनको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, हैविंग द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर वेयर वेरी चीपर एंड मोर रिलायबल इन अ साइज। इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी छोटे थे और उसका जो साइज में क्या था, रिलायबल था, इसलिए इसके जो साइज का रहेगा सेकंड जनरेशन को हमने साइज के अंदर काफ़ी रिडक्शन किया था सेकेंड जनरेशन के अंदर। ओके, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें। द सेकेंड जनरेशन अमंग, है ना, इमर्ज विद द ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ था सेकेंड कंप्यूटर। दिखने में कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा ट्रांजिस्टर हमने क्या किया था सेकेंड जनरेशन के अंदर किया था अप्लाई, और उसके बाद में हमारा जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर वो बना था ऐसा। ओके, दिखने में कुछ ऐसा था। इसके जो पीछे सर्किट्स थे काफ़ी थे, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स को काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया, जिससे इनके स्ट्रक्चर और जिसके लिए कम कूलिंग की हमको आवश्यकता पड़ी उनको ठंडा करने के लिए, है ना। उसकी एडवांटेज हम देखते हैं, ये मोर रिलायबल था, है ना, बेटर पोर्टेबिलिटी थी एज कंपेयर किसके, फर्स्ट जनरेशन के। इसमें लिखा है आगे लेसर जनरेट हीट। इसमें क्या था, नंबर ऑफ ट्यूब्स हमारे कम हो गए और ट्रांजिस्टर उसके अंदर लग गए, तो हमारा क्या रहेगा, कम से कम वो हीट एज कंपेयर फर्स्ट जनरेशन के वो कम हीट जनरेट करता है। ये साइज में क्या था, स्मॉलर था एज कंपेयर फर्स्ट जनरेशन के, और ये फास्टर भी था क्योंकि इसके अंदर इनक्लोज सर्किट लगे हुए थे, तो ये फास्टर भी था जनरेशन कंप्यूटर के किससे, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की कंपैरिजन में। ओके, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेगी, इसके लिए भी कूलिंग नेसेसरी था, ये मैं मानता हूँ। ये कॉस्टली भी था क्योंकि उस टाइम इंट्रोडक्शन करवाया गया था सिलिकॉन का, जो काफ़ी महंगा था उस टाइम के बजट के अकॉर्डिंग, है ना। एयर कंडीशनिंग इसमें रिक्वायर था, है ना, और इसके अंदर क्या, ये एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पे ही ये काम करता था बेसिकली, है ना। तो एक क्या कहता है, मेंटेनेंस इसका क्या था, रिक्वायर था। इसकी जो चिप्स इसके अंदर लगाए थे, ट्रांजिस्टर जो इसके अंदर लगाए थे, उनका जो मेंटेनेंस था वो रिक्वायर था, नेसेसरी था बिल्कुल, जो हमको टाइम टू टाइम करना पड़ता था। उसके बाद में क्या था, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नॉट अवेलेबल था। जैसे मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्टेशन के लिए हम जो यूज़ करें, तो उस टाइम इतने ट्रांजिस्टर का बिल्डअप नहीं हुआ था जितना उनके नेसेसरी था कि हम लार्ज स्केल पे उस पर काम कर सकें, वाइल्ड स्टेज पे उसका काम कर सकें। ओके, और उसके बाद में जो इस जनरेशन सेकंड जनरेशन का रहेगा, वो उसके अंदर आईबीएम ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे पहला कंप्यूटर जो इन्होंने आईबीएम ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने जो इंट्रोड्यूस कराया था, वो 620 मतलब 1620 1620 नाम इसको दिया था, आईबीएम 1620, आईबीएम 7049, है ना, सीडीआई। ऐसे कई कंप्यूटर आईबीएम ने इंट्रोड्यूस कराए थे इस जनरेशन के अंदर। और थर्ड जनरेशन आता है सबसे हमारा मोस्ट ऑफ वन द जनरेशन के अंदर आता है। उसके अंदर हमारा क्या था, एक आईसी चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट माना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, जिसमें हम 10 से 20 क्या रहेंगे, आईसी चिप्स इसको बोला जाता है बेसिकली, जिसमें 10 से 20 हमारे क्या रहेंगे, रजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर जो थे हमारे। ट्रांजिस्टर की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, सही। ट्रांजिस्टर क्या थे, मान लीजिए 20 ट्रांजिस्टर का काम ये एक ही आईसी चिप हमारा कर देता था। तो थर्ड जनरेशन के पीसी थे वो और लेस साइज के अंदर हो जाते हैं एज कंपेयर सेकंड साइज ऑफ कंप्यूटर जो जनरेशन का माना जाएगा, उसके अंदर भी वो काफ़ी रिलैक्सेशन सा महसूस होता है कि हमने थर्ड जनरेशन के अंदर कुछ और नया बिल्ड किया है ना। ये क्या था, शेयरिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, है ना। कुछ ऐसा दिखने में हमारी जो आईसी चिप्स होती हैं, कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। जो अभी हमारे जो करंट के पीसी आ रहे हैं, उनके मदरबोर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो आईसी सर्किट्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन अभी भी मिलता है ना। और उनको ये मिलेगा बेसिकली, आपने ये मान लीजिए 10th सर्किट इसके अंदर लगा लिए, 10 सर्किट इसके अंदर बिल्डअप कर लिया, बट अब वाली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, डिजिटलाइजेशन पे अभी ज़्यादा फोकस कर रही है ना। एक आता है AIU, वो भी हम आगे बताएंगे। ऐसा हमारा आईसी चिप देखने को आपको मिल सकता है। ओके, आगे आता है हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज थर्ड ऑफ जनरेशन कंप्यूटर का। ओके, तो इसका क्या रहता है, एडवांटेज में क्या था, इसका सबसे पहली बात तो लेस मेंटेनेंस था। साइज के अंदर ये देख रहे हो आप, स्मॉलर था बिल्कुल। अगर इसका रिक्वायर मेंटेनेंस अगर कम है, लेस है, तो ये कम बेसिकली आपको क्या करेगा, लेस हीट करेगा यहाँ पे,
हीट अगर लेस करेगा तो इसकी एयर कूलिंग का जो सिस्टम रहेगा वो हमको लगाने की इतना ज़रूरत महसूस नहीं होगा। ओके, इसकी डिसएडवांटेज क्या थी वो हम देख लेते हैं। अगर ये लेस हीट कर रहा है बट हीट कर रहा है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। बट इसके अंदर क्या रहेगा, अगर आपने हीटअप को क्लोज नहीं किया, उसको ठंडा करने की कोशिश नहीं की, तो ये हमारा फेलियर के अंदर काउंट किया जाता था उस टाइम। तो इसके लिए भी हमारा एयर कंडीशनिंग रिक्वायर था इन अ सम केसेस। सम केसेस का मतलब क्या रहेगा, जैसे बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े कंप्यूटर, जैसे बड़ी मशीन्स को ऑथराइज करने वाले एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, मान लीजिए थर्ड जनरेशन का देते हैं हम, साइज में थोड़ा बड़ा कर देते, तो उसके लिए वो क्या रहेगा, जैसे थोड़ा थोड़ा हीट ही मिलकर बड़ा हीट बनाते हैं। तो ऐसा ही हमारा आज प्रेजेंट का लैपटॉप चल रहा है, उसके अंदर भी एक कूलिंग फैन दिया रहता है, क्योंकि जब वो बिल्कुल हीट हो जाता है तब वो उसका कूलिंग फैन वर्क में लिया जाता है। कूलिंग तो अभी भी नेसेसरी ही है, बट इतने बड़े लेवल पर नेसेसरी नहीं है जितना कि एज कंपेरिजन फर्स्ट जनरेशन के हमने एक अलग से कूलिंग सिस्टम भी लगाया था उसके लिए, और जो उसका साइज़ था काफ़ी बड़ा था, एक रूम के अंदर उसको सबसे पहले फिट किया गया था कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन के, है ना। इसकी क्या थी, प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट थी। इसकी जो डिफ़िकल्ट थी, इसके लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं आई थी हमारे पास जो आईसी चिप्स को मैन्युफैक्चर कर सके। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आईसी चिप्स इज़ नॉट सोफिस्टिकेटेड इन द थर्ड जनरेशन। ओके, तो ये सबसे इसका क्या रहेगा, डिसएडवांटेज रहेगा। और फोर्थ जनरेशन ऐसी ऐसी हमारा टाइम पीरियड रहा है कंप्यूटर के लाइन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अंदर हमने काफ़ी नई चीज़ों को बिल्डअप किया था हमारे कंप्यूटर सेक्टर के अंदर। ओके, तो सबसे पहले इसमें कौन से आईसी चिप लगाए गए थे, एसएसआई टाइप के लगाए थे, है ना, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशंस। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले फोर्थ ऑफ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया था, है ना। इसका सबसे क्या रहा था, इसमें जो हमारे आईसी चिप थे जो स्टार्टली सिंगल वे में कर रहे थे, वो 10 से 20 कंपोनेंट इसके अंदर काम करते थे किस जनरेशन के अंदर, थर्ड जनरेशन के अंदर। बट फोर्थ जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी हमने कौन सी यूज़ की, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यूज़ हमने किया ये, और इसको क्या किया, ऑल्सो यूज़ भी किया है किसमें, एमआईसी में। और इस जो फोर्थ जनरेशन थी हमने क्या किया था, एक तो एसएसआई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया, एक किया था एमएसआई। जो एसएसआई की डेफिनेशन बनेगी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बनेगी, मतलब छोटे स्केल का जो पूरा इंटीग्रेट पार्ट बनेगा एक, है ना। और एक बनता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का क्या रहेगा, जिसमें आपने मान लीजिए एक आईसी चिप के अंदर एक 10 से 20 आपने एक चिप लगाया था, एक सर्किट बनाया था 10 से 20 कंपोनेंट का, वो हमारा एक आईसी चिप कहलाया था। इसके अंदर और एमआईसी के अंदर क्या कर दिया, बिल्डअप कर दिया, 10 से 20 आईसी चिप्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक आपको 100 कंपोनेंट का एक ही चिप के अंदर सर्किट बनाया जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक चिप के अंदर कम से कम आप ये मान सकते हो कि 100 ऑफ चिप्स जो हमारे थर्ड जनरेशन के अंदर, जो सेकंड जनरेशन के अंदर जो बिल्डअप हुआ था, उसका एक चिप के अंदर ऐसे 100 कंपोनेंट हमने फिटेड कर दिया था फोर्थ जनरेशन के अंदर। ओके, तो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर हमने एक और भी इस पे काम किया था, वेरी लार्ज स्केल पे भी काम किया था, जिसके अंदर वन ऑफ द मतलब 1 बिलियन तक हम एक ऐसे सर्किट बना सकते थे। और इसी के अंदर शायद हमने सीपीयू को इंट्रोड्यूस करवाया है। इसी जनरेशन के अंदर हमने एक पर्सनल पीसी होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर कैटेगरी में रखा जाता है, उसी को जो हमने इंट्रोड्यूस इसी जनरेशन के अंदर करवाया है ना। वीएलसी का फुल डेफिनेशन यहाँ पे क्या रहेगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या क्या रहेगा, 1 मिलियन से भी ऊपर सर्किट को एक ही चिप के अंदर इंटीग्रेटेड किया गया था, मतलब जोड़ा गया था। ओके, तो ऐसा हमारा फोर्थ ऑफ जनरेशन का पीसी देखने को मिलता है। ओके, तो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नोटिंग पॉइंट डालेंगे यहाँ पे, सब जो स्पेशल पॉइंट रहेगा नोट, इसके अंदर सी और सी प्लस प्लस और डेटाबेस इंट्रोडक्शन इसी जनरेशन के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराया था सबसे, इसीलिए मैं इसको क्या मानता हूँ, सबसे बढ़िया जनरेशन मानता हूँ। जो और सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर हमने बनाया था, है ना, क्रैव 1 जो हमने यहाँ पे बिल्ड किया था सुपर कंप्यूटर, वो भी इसी जनरेशन के अंदर हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, ऐसे ही हमारे कई थे, डेक 10 थे, स्टार 100 था, ऐसे ही हमारे कई पीसीज थे जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसकी एडवांटेज क्या रहेगी, चीपेस्ट था सबसे, जो हमारी 3 जनरेशन ऊपर क्रॉस हो चुकी हैं, है ना,
उनके कंपैरिजन में सबसे छोटा साइज का हमारा फोर्थ ऑफ जनरेशन माना जाता है, फोर्थ ऑफ जनरेशन माना जाता है ना। और उसके अंदर क्या रहेगा, अगर ये सबसे चीपर होगा तो सबसे लेस जनरेट हीट करेगा। इसमें हीट को हमने नगण्य कर दिया था, नगनिजिबल कर दिया था बिल्कुल, जो काउंटिंग में नहीं था। एक छोटा सा कूलिंग फैन भी उसको ठंडा कर सकता था, है ना। ये क्या था, फास्टर बहुत था, क्योंकि इसमें वेरी लार्ज स्केल के ऊपर काम किया गया था, VLSI पे काम किया गया था, इंटीग्रेटेड पार्ट के ऊपर काम किया गया था। तो ये ऑब्वियसली सी बात है, एक ही सर्किट के अंदर आपको 1 लाख तक हम वेरिएंट दे देते हैं, तो एक ही सर्किट के अंदर ज़्यादा प्रोसेसिंग का टाइम नहीं लगता, उसके अंदर वो फास्टर तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा फास्टर कंप्यूटर माना गया था इस जनरेशन से, है ना। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बच्चों। अब इसका क्या मीनिंग रहेगा मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये सही क्या था, इजी में पोर्टेबल था। आज के पीसीस देखा जाए, आज के आप लैपटॉप देखें तो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्टिंग फॉर्म में चल रहे हैं अभी के। जैसे लेवनो है, वो सबसे थिनेस्ट अभी तक चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अपने खुद का बिल्ड कर रहा है, IBM खुद के बिल्ड कर रहा है। IBM की कीबोर्ड भी कितनी शानदार रहती है। आज के ज़माने में हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, अलग अलग वेरिएंट देखते हैं, हम अलग अलग हैंड के लिए अलग अलग कीबोर्ड हमने बिल्ड कर लिया है। आज के ज़माने में हमने टेक्नोलॉजी का वो स्तर छुआ है जो पहले कभी नहीं था, है ना। अभी सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो आर्टिफिशियल के ऊपर चल रही है, चाइनीज़ के ऊपर। जो चाइनीज़ रिसर्चर हैं वो आर्टिफिशियल के ऊपर काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स के ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो वो हमारा देखने को मिल सकता है। और जो जापानीज लोग हैं वो भी इस रोबोटिक्स के अंदर, इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे बढ़िया लेवल पे आ रहे हैं, है ना। तो ये इसका एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ये इजी ऑफ टू पोर्टेबल था। होम पीसीज, देखो मैंने आपको बोला था, होम पीसीज पर्सनल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को इसी जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट पीसी हमने यहाँ पे बिल्ड किया था। ओके, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, यहाँ पे हमने इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था इसके अंदर, है ना। और इसके अंदर क्या था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था हमने। तो हमारे पास 3 चीज़ें ऐसी थी जो इस जनरेशन के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। और फोर्थ ऑफ जनरेशन के अंदर जो अभी हमारा उसका बेस रहेगा, फिफ्थ जनरेशन का ही रहेगा। इसके अंदर हमने सबसे मेन और जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। डिसएडवांटेज इसका क्या रहेगा, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर करता था। VSLI पे ये चिप के ऊपर चलता था, नोट ये SI जो IC के ऊपर नहीं चलता था। इसकी ये एक ही डिसएडवांटेज रहेगा। ओके, उसके बाद में जो हमारी आती है फिफ्थ जनरेशन, जो अभी तक का चल रहा है, 1980 से टिल अभी प्रेजेंट डेट तक भी ये चल रहा है। बट आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, अगर हम अभी तक हमारा फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, तो जो हम ये पढ़ते हैं या फ्लिपकार्ट के ऊपर देखते हैं 11th जनरेशन का आ गया है कंप्यूटर, तो ये जनरेशन कहाँ पे गायब हो गया। तो वो भी, इसका भी मैं आपको एक क्या करूँगा, उदाहरण देकर समझ आता हूँ मैं इस बात को। पहले हम फिफ्थ जनरेशन कर लेते हैं। ओके, फिफ्थ जनरेशन में वेरी लार्ज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था, और उसके बाद में भी अल्ट्रा लार्ज स्केल पे काम किया गया था, जिसमें हम बिलियन के ऊपर काम करते थे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को यहीं पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अभी आपको मैं माइक्रो चिप्स भी दिखा देता हूँ, है ना। क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा जनरेशन के अंदर, क्या रहेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड एआई। यहाँ पे देखिए, मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर, है ना। तो इनके ऊपर भी इंट्रोडक्शन फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो एआई क्या था, इमर्जिंग था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से ये जुड़ा हुआ है, लाइक ह्यूमन बीइंग, है ना। जैसे कंप्यूटर सोच पाए कि हम मनुष्य कैसे सोच पाते हैं, ह्यूमन बीइंग कैसे सोच पाते हैं, वैसा ही हम एक कंप्यूटर बिल्ड करने जा रहे हैं। उसी के ऊपर रिसर्चेज चल रही हैं, है ना। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, है ना। जैसे आपने आयरन मैन देखा होगा, आयरन मैन काफ़ी फेमस मूवी है इस क्षेत्र की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे। उन्होंने भी कितने रोबोट बनाए हैं, जैसे लाइक अपना खुद का उन्होंने एक जारविस बनाया था जो पूरे एक लीजेंड आयन को कंट्रोल करता है ना। तो वैसा वैसा ही हम अभी जो फिल्मों में देख रहे हैं, प्रोजेक्टराइज कर रहे हैं, एनिमेशंस के थ्रू देख रहे हैं, है ना, वो हम यहाँ पे अब रियल लाइफ के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या, किस फिफ्थ जनरेशन ऑफ किसके अंदर जोड़ दिया, हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर जोड़ रखा है। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच के साथ इसको
कॉम्पैक्ट किया है, जोड़ रखा है। ओके, तो इसका क्या रहेगा, ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस, ऑल द हाई लैंग्वेज लाइक जावा, नीट, विजुअल बेसिक, है ना। और सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है लिनक्स, अभी भी जो करंट में चल रही है लिनक्स, और जिसको लिनक्स आता है काफ़ी अच्छा लेवल उसका है, तो वो जो डेवलपर के एज अ डेवलपर वो काफ़ी अच्छा अर्न कर सकता है। लिनक्स आपको सीखना चाहिए। देन उसके बाद में सी प्लस, जावा नेट, विजुअल, अभी तो पाइथन चल रहा है काफ़ी मार्केट के अंदर, है ना। तो ऐसा हमारा लैंग्वेज बिल्डअप होता रहता है। ऐसा हमारा क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल पे हमारा काम किया गया था, लाइक दिस रोम, है ना। और ये हमारा क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केलिंग के ऊपर ये काम किया गया है, जो हमको क्या बताता है, हमारी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है कंप्यूटर का, वो शो करवाता है। ऐसा हमारा क्या है, जैसे i7 ये चल रहा है ना। इसके अंदर ये जो प्रोग्रामिंग किया गया है, देखो आप इसके अंदर आपको कितना सर्किट दिखाया गया है ना। इसके अंदर भी सर्किट, इसके बाहर भी सर्किट है, कितने इसके सर्किट्स बताए गए हैं, है ना। और क्या रहेगा इसके अंदर, मैं आपको ये लास्ट वाला हटाना भूल गया था, है ना। तो ये हमारा रहेगा। ओके, तो इसमें मैं आपको बेसिकली आपको एक क्वेश्चन पुट आप कर रहेगा कि आप जैसे कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हो, कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हो ना, तो उसके अंदर आप ये देखते हो कि 11th जनरेशन है, 10th जनरेशन है, या और कोई कौन सा जनरेशन है। तो वो मैं आपको एक क्लियर कट आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी तक चल हमारा 5th जनरेशन ही रहा है, अभी तक हमारा जनरेशन बिल्ड ऑन नहीं हुआ है कि आप इसको 6th जनरेशन को बोलें, है ना। तो बट क्या है ये, जैसे एक i7 है, इंटेल प्रोसेसिंग का है, जो वो आप 11th जनरेशन देख रहे हो वो इंटेल प्रोसेस का है, न कि वो कंप्यूटर जनरेशन का है। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या हो। जैसे कि इंटेल एक जनरेशन है, कोई इंटेल एक कंपनी है, उसने एक अपना फिफ्थ जो फर्स्ट जनरेशन लॉन्च किया था, उससे उसने बेहतर बनाया सेकंड जनरेशन इंटेल का, है ना। उसने बनाया फिर फोर्थ, ऐसे बनाया सिक्स, ऐसे बनाया 10, है ना। ऐसे ही हमारा चलता गया। अब 11th जनरेशन चल रहा है, वो किसका चल रहा है बेसिकली, किसका चल रहा है, इंटेल प्रोसेस का चल रहा है वो 11th जनरेशन। अब एक होता है एडीएम, है ना। एडीएम होता है एक, जैसे गेमिंग कंप्यूटर के लिए बनाता है, एडीएम होता है, एएमडी होता है, कुछ ऐसा ही रहेगा, रहता इन 3 वर्ड का ही है, वो अभी मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है कंप्लीट उनका नेम। एक होता है इंटेल, एक गेमिंग कंप्यूटर होता है, एक वर्किंग कंप्यूटर होता है। एडीएम जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटिंग के लिए, जैसे गेमिंग के लिए हम बेसिकली यूज़ करेंगे, और जो इंटेल रहता है वो वर्किंग या लाइक ऑफिस के वर्क के लिए हम जिसमें यूज़ कर सकते हैं। इंटेल में गेमिंग भी किया जा सकता है। इंटेल एक हाई प्रोफेशनलाइज्ड क्या है, एक आईसी जो सीपीयू है, जो एक प्रोसेसिंग यूनिट है, वो आईसी है, काफ़ी बढ़िया लाजवाब मानी जाती है। और उसमें क्या है, हम गेमिंग भी कर सकते हैं, प्लस हम क्या कर सकते हैं, हमारा वर्क भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो 11th जनरेशन चल रहा है वो कंप्यूटर का न होकर के इंटेल प्रोसेस का चल रहा है। इंटेल से नहीं है तो और किसी प्रोसेस का कौन सा जनरेशन चल रहा है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेसिकली। तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फर्स्ट जनरेशन को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है आपको, है ना। तो आप क्या रहेगा, आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लेक्चर पूरा अटेंड किया है। और है ना कि इसमें क्या रहेगा, आपको बेसिकली अभी मैंने फर्स्ट जनरेशन का बताया है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया है जनरेशन्स के रिलेटेड में। अभी आने वाले टॉपिक्स में हम क्या देखेंगे, इनपुट डिवाइसेस और सारा कुछ। इसमें हम पूरा का पूरा फंडामेंटल जो हो रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने क्लियर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या रहेगा, कैसा होता है, कैसा हमारा यूनिट लॉजिकल यूनिट काम करेगा, तो वो सारा हम क्या देखेंगे इसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। और जो साइड में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा वो भी आप प्रेस कर लें, तो काफ़ी मेरे को भी सहायता मिलेगी, और मेरे को भी महसूस होगा कि मैं एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अच्छे मतलब वे से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है काफ़ी अच्छा। तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा, आप मेरे को कमेंट करके भी बता दें कि मेरा कमी क्या रही है और मेरा प्लस पॉइंट क्या रहा है। तो आप, आई थिंक मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप शेयर ऑन इट एंड कीप सपोर्टिंग मी। और आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट और उनके बारे में। ओके, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यूपीएससी लेवल तक का आपको नोट्स मिल सकता है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ज़्यादा के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें आप। इंस्टाग्राम पर क्या रहेगा, सोनू शर्मा 568 पे मेरी आईडी है, और वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मेरे को
कोई भी क्वेश्चन पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं, और बाकी मेरे कमेंट सेक्शन तो मैं रीड आउट करता ही रहता हूँ। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड कीप स्माइल।